नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं आपको कहानी छुक छुक सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का चौथी भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है हकलाहट की समस्या की शुरुआत और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के चौथे भाग को शुरू करते हैं। कहानी छुक छुक, भाग चौथा, नाम हकलाहट की समस्या की शुरुआत। पिताजी से दादी के बारे में ऐसी बातें सुनकर कोमल हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने जो सोचा था या वह जो चाहती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। वह चाहती थी कि पिताजी दादी को समझाएंगे कि वह छवि के साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना करे, लेकिन इसके उलट पिताजी दादी का ही पक्ष ले रहे थे। कोमल तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और पिताजी से हुई उसकी सारी वार्तालाप सुना देती है और माँ से कहती है कि अब वह इस बारे में पिताजी से बात करे। कोमल की बात सुनकर माँ कहती है, कोमल बेटा, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह ठीक है, क्योंकि दादी घर की सबसे बड़ी सदस्य है। यह बात अलग है कि उनकी सोच पुराने जमाने की है कि लड़के ही उसके वंश को आगे बढ़ाएंगे, लड़कियां वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। अपनी पुरानी सोच की वजह से वह मुझसे अपने पोते की चाह रखती थी। तुम्हें शायद पता होगा कि नहीं, जब छवि पैदा होने वाली थी तो दादी पोते के सपने ले रही थी, लेकिन जब इसे पता चला कि मेरे पेट में उसका पोता नहीं बल्कि पोती पल रही है, तो वह उसे पैदा नहीं होने देना चाहती थी। वह तो उसे मार डालना चाहती थी। वह तो भला हो मामी का, जिसने ऐसा पाप नहीं होने दिया। यही वजह है कि वह छवि के साथ ऐसा बर्ताव करती रहती है। मुझे दादी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर उसकी पुरानी मानसिक सोच का है, जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। खैर, रही बात छवि के साथ दादी के बुरे बर्ताव को रोकने की, तो इसे ना तो जबरदस्ती तुम रोक सकती हो और ना ही मैं रोक सकती हूँ। हाँ, उसे जैसे तैसे नजरअंदाज जरूर कर सकते हैं। माँ की बात सुनकर कोमल समझ जाती है कि दादी की बातों नजरअंदाज करना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। इसलिए वह दादी के छवि के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को रोकने के लिए छवि को ज्यादा से ज्यादा समय अपने साथ रखती है और जहाँ तक संभव हो सके दादी से उसका बचाव करती रहती है। अगले दिन छवि अपने स्कूल जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मन्नत से होती है। वह उसे कहती है, छवि, फिर कैसी रही मेरी जन्मदिन की पार्टी? बढ़िया थी। मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। दादी ने कुछ कहा तो नहीं? दादी की बात तो तू रहने दे, उसकी तो आदत है, वह मुझे डांटे बिना क्या रह सकती है। यार, तेरी दादी भी ना वैसे। अब मेरी दादी को देख। तुमने देखा ना कैसे मेरे जन्मदिन पर वह कैसे नाच रही थी? हाँ, देखा था। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वह तेरी दादी है। मैंने सोचा कोई और रिश्तेदार होगी, लेकिन बाद में तुमने जब उन्हें दादी कहकर पुकारा तो पता चला। चल छोड़ दादी की बात को, तू यह बता कि तेरा जन्मदिन कब आ रहा है? मेरा जन्मदिन पास में ही है। कब? 4 दिन के बाद। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी पार्टी देगी ना? और जब तुम टॉफियां बांटोगी तो मुझे ही साथ लेकर जाना। पार्टी? क्यों, क्या हुआ? इतना सोचकर क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। वह इसलिए क्योंकि इसकी दादी पार्टी तो दूर की बात है, वह तो टॉफियां भी बांटने नहीं देगी। मन्नत के पास बैठी उसकी सहेली ईशा ने कहा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। देख लेना, यह टॉफियां लेकर ही नहीं आएगी, क्योंकि इसकी दादी इसे टॉफियां लेने नहीं देगी। ईशा ने कहा। नहीं जी, मैं लेकर आऊंगी और तुम सभी को पार्टी भी दूंगी। ठीक है, फिर हम भी देखते हैं कि तुम अपने जन्मदिन पर क्या करती हो और कौन सी पार्टी देती हो।
छवि ने अपनी सहेलियों के साथ जन्मदिन मनाने और टॉफियां बांटने का वादा तो कर लिया, लेकिन उस नादान को यह पता नहीं था कि उसकी दादी की वजह से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। छवि स्कूल से घर आकर अपनी माँ से बात करती है और उन्हें कहती है, माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, मन्नत ने अपना जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया था। ठीक है बेटा। उसने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया था। आगे कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मुझे भी। हाँ हाँ बेटा कहो। माँ, मैं भी अपने जन्मदिन पर अपनी सहेलियों को बुलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि माँ उसकी बात का कोई जवाब देती, पीछे खड़ी दादी बोल पड़ती है, हाँ मैं मनाती हूँ इसका जन्मदिन। आ मेरे पास आ, मैं मनाती हूँ तेरा जन्मदिन। मनहूस कहीं की, जा भाग जा यहाँ से, तेरा कोई जन्मदिन नहीं मनाना। माँ जी, हर समय क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? आखिर इसका कसूर ही क्या है? इसका मनहूस का कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो तुम हो जिसने इस मनहूस को जन्म दिया। खबरदार, अगर इसका कोई जन्मदिन वगैरह मनाने के बारे सोचा भी, मुझसे बुरा कोई ना होगा। दादी, वैसे भी आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता, वहाँ पास में खड़ी कोमल ने जवाब दिया। तू मुझसे बेवजह मत उलझा कर, तुझे बोलने की अक्ल पता नहीं कब आएगी। कोमल बेटा तू अंदर चल और छवि को भी अंदर ले जा, माँ ने कोमल से कहा। इसको अंदर क्यों भेज रही है? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैंने कह दिया है। अगर इस मनहूस के जन्मदिन मनाने जैसी कोई भी बात इस घर में हुई तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, और इसे तुम लोग फिल्मों वाली धमकी मत समझना, मैं ऐसा पहले भी कर चुकी हूँ। दादी यह सब बोलकर वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। दादी के जाने के बाद सभी एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद कोमल माँ से कहती है, माँ, दादी की इस बात का क्या मतलब था? कौन सी बात? यही कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, और उसने ऐसा पहले भी किया है। दादी पहले कब घर छोड़कर गई थी? जब तुम पैदा हुई थी। मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। क्या दादी सच में कभी घर से भाग गई थी? हाँ, जब तुम पैदा हुई तो दादी ने फिर वही बवाल खड़ा कर दिया कि उसे पोती नहीं पोता चाहिए। इस बात को लेकर दादी और तुम्हारे पिता में कहां सुनी हो गई, जिस वजह से दादी नाराज होकर घर से भाग गई। तुम्हारे पिता और बाकी के रिश्तेदारों ने दादी को काफी ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिली। फिर लगभग 2 सप्ताह के बाद हरिद्वार में किसी आश्रम में मिली। तब तुम्हारे पिताजी ने काफी समझा बुझाकर दादी को वापस घर लाए थे। ऐसी है तुम्हारी दादी। तो अब फिर क्या हम छवि का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे मनाना है अपना जन्मदिन। नहीं तो सारी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक बनाएंगी, छवि ने तुरंत से कहा और कहकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। छवि को रोता देख कोमल उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे चुप करवाते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, रो क्यों रही हो? क्या करूं फिर दीदी, जब देखो दादी मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन दीदी, अब मैं अपना जन्मदिन कैसे मना पाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कोमल ने छवि को काफी देर तक चुप करवाया और उसे जन्मदिन मनाने का आश्वासन दे दिया। कोमल ने यह वादा कर दिया कि वह जैसे तैसे उसका जन्मदिन मनाएगी और उसके जन्मदिन पर बांटने के लिए उसे टॉफियां भी लाकर देगी। छवि कोमल की बात का विश्वास कर लेती है और अगले दिन स्कूल में जाकर अपनी सभी सहेलियों को जन्मदिन मनाने के बारे में कह देती है। लेकिन छवि के जन्मदिन के एक दिन पहले कोमल को अपने इम्तिहानों की वजह से अपने ननिहाल जाना पड़ता है। कोमल के ननिहाल जाने की वजह से छवि अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए टॉफियां नहीं ले जा पाती। आज छवि का जन्मदिन था और वह इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। उसने अपनी सहेलियों को पहले से ही अपने जन्मदिन के बारे में बता दिया था।
और वह सब मेरा स्कूल में उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनको छवि ने टॉफियां खाने को देनी थी। परंतु वह सब नादान थी। वह यह नहीं जानती थी कि छवि एक गुनहगार थी। हाँ, वह अपने परिवार की गुनहगार थी। उसका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वह एक लड़की है। उसने एक लड़की के रूप में जन्म लिया था, जिस वजह से वह अपनी दादी की नफरत का शिकार थी। खैर, अब वह स्कूल में पहुंच चुकी थी। उसकी सहेलियां उसके आते ही टॉफियां की मांग करने लगी। छवि, क्या हुआ? टॉफियां नहीं लाई क्या? छवि की एक सहेली ने कहा। नहीं जी, लाई है, पीछे ट्रक में आ रही है, ज्यादा है ना, एक अन्य सहेली ने कहा। हाँ, इसकी दादी ने दी होंगी, ट्रक में भरकर। नहीं, वो दादी भी आ रही है, साथ में, पीछे ट्रक में बैठकर। छवि, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? हम सभी तुम्हारी टॉफियों और जन्मदिन की पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। छवि की सहेलियां उसे बहुत देर तक तंग करती रही, लेकिन छवि गुमसुम और उदास चुपचाप बैठी रही। तभी अचानक से अध्यापिका जी आ गए और उन्होंने क्लास में रहे शोर के बारे में पूछने लगे। मैडम जी, वो आज छवि का जन्मदिन है, उसकी एक सहेली ने अध्यापिका जी को कहा। वहाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन की बधाई हो छवि, उठो। सभी बच्चे छवि को जन्मदिन की बधाई देंगे। क्या उसके बाद हम सभी के टॉफियां खाने को मिलेगी? हाँ, मिलेगी ना, सभी के मिलेगी। छवि, उठो, मेरे पास आओ और सभी को एक एक टॉफी दो। छवि के पास टॉफियां वगैरह कुछ नहीं थी और यह बात छवि ने अपनी अध्यापिका जी को बता दी। उन्होंने छवि को अपने पास बुलाया और टॉफियां ना लाने का कारण पूछने लगी। परंतु छवि कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह अपने परिवार वालों के खिलाफ बोलकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। कुछ देर के बाद उन्होंने छवि को उसकी जगह पर जाने के लिए कहा। वह चुपचाप अपनी कक्षा के कोने में जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद वह वहीं बेहोश हो गई। स्कूल वालों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। वहां डॉक्टरों से पता लगा कि उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आया था। छवि ने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था और सुबह तो दादी ने जो सेवा की थी, उस वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं किया था। कुछ देर के बाद छवि के परिवार वाले अस्पताल में आए। दादी भी साथ में थी। माँ उसका हाल पूछ रही थी, परंतु छवि के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि यह सब दादी के डर की वजह से है या फिर वह बेहोश होने के कारण गूंगी हो गई है। कुछ देर के बाद वह वहीं लेट गई और उसे नींद आ गई। अभी आंख लगी ही थी कि एक डॉक्टर छवि को देखने कमरे में आ गया। माँ ने उसे उठाया। कुछ देर तक डॉक्टर जांच करता रहा। कुछ देर के बाद वह माँ से बोला, क्या आप इसे खाने पीने को कुछ नहीं देते? यह कितनी कमजोर है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इसे चक्कर क्यों आ गया? क्या आपको पता भी है कि इसके साथ क्या हो सकता था? इसकी जान भी जा सकती थी। अरे चली जाती तो चली जाती, जान छूटती मेरी, पीछे से दादी ने कहा। आप कौन है माताजी, जो इसके बारे में ऐसी बात कर रही हैं? जरूर इसकी दादी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, यह इसकी दादी है। इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है जिस वजह से यह ऐसा सब बोल रही है। कृपया इनकी बात का बुरा मत मानना। माँ ने बात को संभालते हुए कहा। लगता है यह वही पुरानी घिसी पिटी मानसिक सोच की शिकार है कि यह लड़की है, यह हमारे खानदान को आगे कैसे ले जाएगी, वगैरह वगैरह। अरे शर्म करो, आज के जमाने में भी आप ऐसी घटिया सोच को दिमाग में लेकर जी रहे हैं। डॉक्टर के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और वह ज्यादा कुछ ना कहते हुए वापस चला गया। कुछ देर के बाद छवि को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह सब घर आ गए। अपने जन्मदिन पर टॉफियां ना बांटने की वजह से छवि अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। शायद यही कारण था कि वह कुछ सदमे में थी।
वह चुपचाप अपने कमरे में माँ के साथ लेटी हुई थी कि तभी दादी कमरे में आई और छवि का हाल चाल पूछने की बजाय छवि और उसकी माँ को कोसने लगी। अरे अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेती और इस मनहूस को पैदा होने से पहले मरवा देती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता, आज उस 2 टके के डॉक्टर के सामने मेरी बेइज्जती ना होती, मुझे उसकी बातें ना सुननी पड़ती। लेकिन तुमने तो मेरी बात ना मानने की कसम खाई हुई है। माँ जी अब बस भी करो, क्यों इस बेचारी को हर समय कोसती रहती हो? इसमें आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपकी कसूरवार हूँ? आपने जो कुछ कहना है मुझे कहो, इस बेचारी नन्ही सी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अब तू भी मुझे बातें सुना रही है, मेरे आगे ज़बान लड़ाती है। सही कहा तुमने, कसूरवार यह नहीं, कसूरवार तो तुम हो जिसने इसे पैदा किया। इसे ही नहीं, इसके साथ साथ 3 और मनहूसों को पैदा किया। सच में मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरे तो भाग्य ही फूट गए थे जब से तू मेरी बहू बनकर इस घर में आई। क्या हुआ, क्यों कोस रही हो इस बेचारा को? पीछे से अचानक से आई कमला मामी ने कहा। आओ कमला, बैठो यहाँ पर। बैठ भी जाती हूँ, लेकिन तुम पहले यह बताओ कि इस बेचारी को क्यों बेवजह तंग कर रही हो? बेवजह किसी को कोई तंग करता है भला? नहीं, लेकिन तुम तो करती हो। मेरी बात का गुस्सा करना है तो भले ही करते रहना, लेकिन यह सच है, तुम शुरू से ही बहू से लड़ाई झगड़ा करके उसे तंग करती थी। लेकिन जब से यह नन्ही सी जान पैदा हुई है तब से तुम कुछ ज्यादा ही तंग करने लगी हो। बहन तुम कब सुधरोगी? तुम भी जियो और इसे भी जी भर कर जीने दो, छोटी सी तो जिंदगी है, यूं लड़ाई झगड़े में जिंदगी काट दोगी तो कैसे चलेगा? मेरी मानो तो किसी अच्छे से बाबा से नाम दीक्षा लेकर भजन कीर्तन में लग जाओ। एक तो तुम्हारा आने वाला समय भी सुधरेगा और दूसरा तुम्हारी वजह से घर में कलह कलेश भी नहीं होगा। मामी ने बातों को हंसी में उड़ाकर माहौल को कुछ समय के लिए बदल दिया, लेकिन मामी की बातों को सुनकर दादी नाराज हो गई और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। दादी के जाने के बाद मामी ने माँ से कहा, देख बहू, तू अपनी सास की बातों का गुस्सा मत माना कर, तुम्हें तो पता ही है कि तेरी सास की आदत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। मामी, लेकिन मैंने तो कभी भी उनकी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, लेकिन कई बार माँ जी भी हद कर देती है। अब देखो ना, आज छवि का जन्मदिन है और इस बेचारी ने अपनी सहेलियों से वादा किया था कि वह उन्हें जन्मदिन पर टॉफियां बांटेगी और छोटी सी पार्टी देगी, लेकिन माँ जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों मना क्यों किया? उसे क्या समस्या है, मनाने देती जन्मदिन? पता नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसका कोई जन्मदिन मनाया तो वह घर से पहले की तरह भाग जाएगी। यह कैसी बच्चों जैसी बात हुई? पता नहीं। खैर छोड़ो, अब अपनी गुड़िया का जन्मदिन मैं मनाऊंगी। यह देखो मैं इसके लिए क्या लेकर आई हूँ। मामी छवि के लिए एक खिलौना माइक लेकर आई थी, लेकिन छवि ने माइक को देखा और पास में एक तरफ रख दिया। मामी और माँ ने छवि को काफी मनाने और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छवि सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी। कुछ समय के बाद वह वहीं पर सो गई। अगले दिन वह बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी से बातचीत किए अपने स्कूल चली गई। स्कूल में उसकी सहेलियां जन्मदिन ना मना पाने की वजह से उसका मजाक बना रही थी, लेकिन छवि पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह चुपचाप किसी मूर्ति के जैसे बैठी थी। घर आकर भी वह ज्यादा बातचीत नहीं करती और सारा दिन गुमसुम सी रहती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। छवि की माँ ने पहले तो छवि पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब छवि की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वह उसे लेकर पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी छवि को कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखकर दे दी, लेकिन छवि की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि छवि को क्या हुआ था। एक दिन छवि की मौसी संगीता उनके घर पर आई। उसने छवि की हालत देखी और अपनी बहन यानी छवि की माँ से कहा, दीदी छवि को क्या हो गया है? यह इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? क्या बताऊं दीदी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया?
डिग्री हमने तो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इसे बीमारी क्या है। दीदी मुझे लगता है इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। जादू टोना? तुम यह सब कैसे कह सकती हो? हाँ दीदी, यह सब लक्षण जादू टोने के ही तो हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कौन से लक्षण? यही भूख ना लगना, चुपचाप बैठे रहना, बीमारी का पता ना लगना और किसी भी दवाई का असर ना होना, यह सब लक्षण जादू टोने के होते हैं। तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। उपाय तो इसका हमारे बाबा जी के पास है। बाबा जी? अब यह कौन है? हमारे गांव के बाहर एक बाबा जी का डेरा है, बहुत मान्यता है उनकी। अब तो वह समाधि ले चुके हैं, लेकिन कहते हैं वहां माथा टेकने से हर प्रकार के जादू टोने का असर खत्म हो जाता है। बहुत दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। मेरी मानो तो तुम भी इसे लेकर वहां जा आओ। अगर कोई जादू टोना वगैरह जैसी कोई बात होगी तो वहां जाकर माथा टेकने के बाद अपने आप सही हो जाएगी। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी सास मुझे इसे लेकर जाने नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम इस नन्ही सी जान को उसके हाल पर ऐसा ही छोड़ दोगे। कोई बात नहीं, मैं रात को छवि के पिता से बात करती हूँ। कुछ देर तक बातें करने के बाद छवि की मौसी वहाँ से चली जाती है और माँ अपने घर के कामकाज में लग जाती है। छवि अकेली अपने कमरे में गुमसुम बैठी होती है। कुछ देर के बाद उसकी बहन कोमल अपने ननिहाल से वापस आ जाती है। चूँकि वह ननिहाल में अपने इम्तिहान की वजह से रुकी होती है और उसे घर आए भी काफी दिन हो चुके होते हैं, जिस वजह से उसे छवि की हालत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। जब माँ से उसे छवि के बारे में पता चलता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती और दादी तो बुरा भला कहती हुई छवि के कमरे में चली जाती है। वहां जाकर छवि की हालत देखकर बहुत दुखी होती है और छवि को अपनी बाहों में लेकर उसे गले लगा लेती है। छवि अपनी बड़ी बहन कोमल की गोद में बैठकर उससे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कोमल उसे चुप नहीं करवाती क्योंकि वह जानती थी कि छवि की बीमारी उसके रोने से ही ठीक होगी। छवि डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। जाहिर है यह डिप्रेशन उसे दादी की कही बातों से हुआ था। कोमल के साथ गले लगकर रोते हुए वह दादी को बुरा भला कहे जा रही थी और कोमल उसे चुप करवा रही थी। कुछ देर के बाद जब छवि चुप हो जाती है तो कोमल उसे तैयार करके अपने साथ बाजार ले जाती है और वहां उसे उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाती है। वह उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करती है। कुछ समय के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं और छवि पहले के जैसी स्वस्थ नजर आने लगती है और इस प्रकार छवि डिप्रेशन दूर हो जाती है। छवि स्वस्थ हो जाती है, लेकिन एक नई समस्या उसे घेर चुकी होती है। वह है हकलाहट की समस्या। हकलाहट, इस शब्द से छवि और उसके परिवार वाले बिल्कुल अनजान थे। हकलाहट की समस्या की वजह से छवि रुक रुक कर और अटक अटक कर बोलने लगती। अपने इस प्रकार बोलने की वजह वह खुद भी नहीं जानती थी। वह हैरान थी क्योंकि इससे पहले उसे ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जब वह बोलती और बोलते समय रुक जाती या बोले गए शब्द को बार बार दोहराती तो सुनने वाले उसके इस प्रकार बोलने से हैरान होते और उस पर हंस देते। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में उसका मजाक भी बना देते। कई बार किसी का किया मजाक सहने वाले के लिए उसकी पहचान भी बन जाता है। ऐसा ही छवि के साथ भी हुआ। एक दिन की बात है, छवि अपनी क्लास में बैठी थी। उसकी सभी सहेलियां आपस में बातचीत कर रही थी, लेकिन छवि चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। तभी छवि की अध्यापिका क्लास में आई और उसने सभी से कहा, चलो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालो और उसमें से रेलगाड़ी वाली कविता सभी विद्यार्थी एक एक करके सुनाएंगे। अध्यापिका की बात सुनकर सभी अपनी अपनी किताब निकालने लगे, लेकिन छवि का ध्यान अध्यापिका की बात पर न होने के कारण वह चुपचाप बैठी थी। तभी अध्यापिका ने छवि की ओर देखा और उसे गुस्से से बोली, छवि उठो, खड़े हो जाओ, बोलो मैंने अभी क्या कहा है।
लेकिन छवि का ध्यान उनकी बात पर न होने के कारण वह कुछ नहीं बोली। फिर अध्यापिका ने डांटते हुए छवि को कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल, जब देखो कहीं खोई रहती हो। मैंने कहा है अपनी हिंदी की किताब निकालो और उसमें से रेलगाड़ी वाली कविता पढ़कर सुनाओ। चलो पढ़ो। अध्यापिका की डांट सुनने के बाद छवि ने जल्दी से अपनी हिंदी की किताब निकाली और उसमें से रेलगाड़ी वाली कविता पढ़ने लगी। रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी आई, छू छू छू, कछुक, दिगरी ओए, छुक छुक, अब यही छुक छुक करती रहेगी कि इससे आगे भी कहीं बढ़ेगी। अध्यापिका के मुंह से छवि के लिए छुक छुक शब्द सुनकर वहां बैठे उसके सभी सहपाठी जोर जोर से हंसने लगे। अध्यापिका ने उन सभी को डांटकर चुप करवाते हुए छवि से एक बार फिर कविता बोलने को कहा, लेकिन छवि ने फिर पहले के जैसे हकलाते हुए कहा, रे लगाड़ी आई, रे ल गाड़ी आई, छू छू छू। छवि बेटा अपनी रेलगाड़ी को आगे बढ़ाओ, यूं छुक छुक करती रहोगी तो यह आगे कैसे बढ़ेगी। अध्यापिका ने मजाकिया लहजे से कहा, लेकिन छवि डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। छवि के इस रवैये की वजह से अध्यापिका ने उसे खूब डांट लगाई। कुछ समय के बाद अध्यापिका वहां से चली गई। छवि की इस नई समस्या से उसके सहपाठी ज्यादा वाकिफ नहीं थे, जिस वजह से वह सभी उसका मजाक बनाने लगे। छवि की सहेली मन्नत ने उसके चिढ़ाने के लिए उसे छुक छुक कहकर पुकारने लगी और इस प्रकार छवि का नया नाम छुक छुक पड़ गया। छवि को हकलाहट की समस्या थी, लेकिन वह इस समस्या से पूरी तरह अनजान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, वह बोल क्यों नहीं पा रही थी। दादी की समस्या के बाद उसे अब यह नई पैदा हुई समस्या के साथ जूझना पड़ रहा था, क्योंकि घर में दादी उसे लड़की होने के कारण हर वक्त डांटती रहती और स्कूल में मन्नत और उसकी बाकी की सहेलियां उसकी हकलाहट की समस्या की वजह से उसका मजाक बनाती रहती। उसे बार बार चिढ़ाने के लिए छुक छुक कहकर पुकारती रहती। कुछ दिनों में ही छवि का यह नया नाम छुक छुक इतना मशहूर हो चुका था कि उसके सहपाठी उसके साथ साधारण बातचीत करते समय भी उसे उसके असली नाम छवि के बजाय छुक छुक कहकर बुलाने लगे थे। छवि की दो बड़ी बहनें खुशी और सोनिया भी छवि के ही स्कूल में पढ़ती थी। धीरे धीरे छवि के इस नए नाम छुक छुक के बारे में उसकी बहनों के सहपाठियों को पता चलने लगा और वह उन्हें भी चिढ़ाने के लिए उन्हें छुक छुक की बहन कहकर बुलाने लगे, जिस वजह से छवि के साथ साथ उन दोनों का भी मजाक बनने लगा था। छवि की बहनों का छवि की हकलाहट की वजह से बनाया हुआ मजाक ही छवि से नफरत की वजह बना। वह दोनों बहनें छवि से नफरत करने लगी थी। वह दोनों बहनें स्कूल में उसके आसपास रहने से भी कतराने लगी थी, जिससे छवि स्कूल में भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है आरोही और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।